गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मैं कुंदन कुमार पूर्णिया लाइव क्लास के मंच से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद का जो पहला लेक्चर हुआ था, उसके बाद जो बातें रह गई थी उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे और उसका क्या परिणाम सामने आया। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद का अहम रोल था, क्योंकि जब राष्ट्रवाद की भावना भारत की जनता में प्रबल हुई तभी हम क्या हुए कि स्वतंत्र हो पाए, दासता की जंजीरों को तोड़ सके। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कहते हैं ना कि सूरज को दिया दिखाना, मतलब कि महात्मा गांधी का परिचय देना सूरज को दिया दिखाने के समान है। सूरज स्वतः एक प्रकाश पुंज है, उसे दिए की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से महात्मा गांधी ऐसे शख्सियत है जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ देने का काम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, जो कि राजकोट रियासत के दीवान थे। ये चीज़ हम लोग बहुत बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आगे की जो कहानी है वो हम देखेंगे कि गांधी जी की जो आरंभिक शिक्षा होती है वह अपने गांव में ही होती है। आरंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो इंग्लैंड जाते हैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए, यानी कि कानून की पढ़ाई के लिए। वो कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। और इंग्लैंड में वो कानून की पढ़ाई करके पुनः भारत लौटते हैं 1891 में। 1891 में भारत लौटने के बाद, यानी कि 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने लॉ की पढ़ाई करके बैरिस्ट्री जो है मुंबई में प्रारंभ कर दी है। और 1893 में क्या हुआ कि किसी मुकदमे के सिलसिले में उसे जो है दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो प्रवासी भारतीय है उनके साथ प्रजातीय विभेद की जो भावना है इन ब्रिटिशों के द्वारा अपनाई गई, यानी कि नस्लीय भेद जिनका शिकार स्वयं महात्मा गांधी को भी होना पड़ा। और महात्मा गांधी ने दृढ़ निश्चय कर लिए कि मैं इसके खिलाफ संघर्ष करूंगा। और संघर्ष केवल निश्चय ही नहीं अपितु यह काम करके उन्होंने दिखाया। दक्षिण अफ्रीका में जो प्रवासी भारतीय थे, जो भारतीय मूल के लोग वहां रहते थे, उनके साथ जो प्रजातीय भेदभाव को अपनाया गया था, उसके साथ जो भेदभाव की नीति सरकार के द्वारा की जाती थी, उन पर अपने नए अस्त्र सत्याग्रह के सफल प्रयोग से सरकार को झुकने पर विवश कर दिया। और भारतीय जो मूल के लोग वहां रहते थे दक्षिण अफ्रीका में, उन्हें सम्मान दिलाने का काम किया। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ भी जो ब्रिटिश सरकार थी वो कई प्रकार के रंग भेद की नीति और कई प्रकार के यातनाओं से उसे परेशान किया करते थे। उनके साथ भी गांधी जी ने कदम से कदम मिला करके सत्याग्रह के माध्यम से उनकी भी समस्या का हल किया। ट्रांसवाल में एक मजदूरों के जुलूस का नेतृत्व कर यह साबित करने का प्रयास किया कि हम केवल भारत ही नहीं अपितु जहां भी अत्याचार होगा हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। और खड़े होने का उनका अंदाज भी अलग था। वो सत्याग्रह रूपी हथियार के माध्यम से वो किसी भी आंदोलन को कुचलने का काम करते थे। किसी भी आंदोलन मतलब कि सरकार के द्वारा जो
नीति अपनाई जाती थी, सरकार के द्वारा जो भेदभाव किया जाता था, सरकार के द्वारा जो आम जनता को प्रताड़ित किया जाता था, उनके खिलाफ गांधी जी हर समय खड़े रहने का काम किए। और उनका जो अमोघ शस्त्र था वो शस्त्र था सत्याग्रह। अब हम लोग इसी चीज को देखेंगे कि सत्याग्रह की अवधारणा क्या थी। गांधी जी की सत्याग्रह की जो अवधारणा थी वो सत्य और अहिंसा पर पूरी तरह काम करती थी कि किसी भी चीज के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे पहले क्या है कि आपके अंदर ईमानदारी होना जरूरी है। गांधी जी ईमानदारी पर बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। जब हम किसी भी कार्य को सच्चे मन से, संपूर्ण समर्पण से, सच्चे उद्देश्य से करेंगे जो जनहित से जुड़ा हुआ हो, तो वैसी कार्यों में जो सत्याग्रह है वो बेहतर परिणाम देने का काम करता है। तो सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह जो है वह सबलों का हथियार है, निर्बलों का नहीं। क्योंकि जो सबल लोग होते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं, जिनका संकल्प निश्चित होता है, इच्छा शक्ति मजबूत होता है, वही हर तरह की मुसीबतों का सामना करके अपने सिद्धांत से हटते नहीं हैं, अपने सिद्धांत से भटकते नहीं हैं। तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के माध्यम से जहाँ कहीं भी क्रांति की गई, चाहे वो चंपारण की क्रांति हो, चाहे वो खेड़ा की क्रांति हो, चाहे बारदोली सत्याग्रह हो, यानी इन सभी सत्याग्रहों में गांधी जी ने अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य पर मजबूती के साथ खड़े रहने का प्रयास किया। और परिणाम क्या आया? परिणाम सारे आंदोलनों में सकारात्मक आया। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो शख्सियत है, ये शख्सियत जो है किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। आगे हम देखते हैं कि गांधी जी का जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान रहा। उनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उसमें 3 मुख्य आंदोलन जो है वो जन आंदोलन का रूप लिया। वो पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन, जिनकी शुरुआत उन्होंने 1920 में की। दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1930 में की। और तीसरा फाइनली यानी कि इन आंदोलन के माध्यम से इन्होंने भारत को आज़ाद कराने का काम किया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो बच्चों क्या है कि अब हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले गांधी युग का आरंभ, गांधी युग के आरंभ की हम बात करते हैं तो गांधी जी का जो युग था वह 1919 से 1947, यानी कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी विचारधारा उत्पन्न करने का इन्होंने काम किया और भारत को स्वतंत्र कराने में जो इनकी भूमिका रही वो 1919 में प्रारंभ हुई और 1947 में यानी भारत की स्वतंत्रता के साथ जो है वो खत्म हुई। इसके 1947 में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। और इस आज़ादी के दीवाने, सबसे बड़े दीवाने यदि थे तो कौन थे? महात्मा गांधी, जिन्हें हम लोग आज राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा के नाम से जानते हैं। चलिए हम देखते क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग, पहला प्रयोग सत्याग्रह का महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और दक्षिण अफ्रीका में जो प्रवासी भारतीय थे उनके हक की लड़ाई लड़ी गई थी। दक्षिण अफ्रीका के लोगों को जो सरकार प्रताड़ित कर रही थी उसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह रूपी अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया और उसमें सफलता पाई। आगे हम लोग देखेंगे, मैंने फर्स्ट में ही इनके परिचय के बारे में कुछ बताया था और वही चीज़ यहाँ 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम मोहन ये करमचंद गांधी होते हैं जो कि राजकोट रियासत के दीवान थे। और बात करते हैं दीवान की, तो दीवान का मतलब जो राजा होते हैं उसके बाद
कोई स्थान होता है तो दीवान का स्थान होता है। यानी इससे पता चलता है कि गांधी जी एक संपन्न परिवार से आते थे और इन्होंने आरंभिक शिक्षा घर पे ही पूरी की और कानून की शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। 1893 में मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और जहां उन्होंने बहुत से कार्य को अंजाम दिए और वहां से गांधी जी की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे भारत एवं देश के अन्य हिस्सों में फैलने लगी। अब गांधी जी की जो सत्याग्रह की अवधारणा थी वो क्या कहती है कि गांधी जी के सत्याग्रह का दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उनका मानना था कि सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति, यदि आपका उद्देश्य सच्चा होगा, उसकी प्राप्ति तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमें मन से मजबूत होना होगा, मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और क्या है कि किसी प्रतिशोध की भावना, यानी कि मानसिक शक्ति मतलब हमारे अंदर किसी प्रतिशोध की भावना ना उत्पन्न हो और विरोधी अथवा शत्रुओं को हम क्या कर सकते हैं, सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर के पराजित कर सकते हैं। अहिंसा द्वारा भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काम गांधी जी के द्वारा किया गया और गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह क्या है, दुर्बलों का हथियार नहीं है, ये सबलों का हथियार है। आगे हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश। सन 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटते हैं। भारत लौटने के बाद वो भारत की स्थिति का आकलन करते हैं। उस समय भारत अशांत स्थिति में था, प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी को वो बताते हैं कि आप जो है एक बार पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और उसका अवलोकन कीजिए। गांधी जी अपने गुरु की बातों को मानते हुए पूरे भारत का भ्रमण किए और भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किए, राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किए, सामाजिक स्थिति को समझने का प्रयास किए। और इसके उपरांत सबसे पहले उन्होंने 1916 में उन्होंने आम जनता के सामने अपना पहला वक्तव्य पेश किया। वो भी कब, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था। उस क्रम में गांधी जी ने सबसे पहले आम जनता के सामने आए और आम जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी जो है ऐसे नहीं मिलेगी। आज़ादी को यदि हमें प्राप्त करना है तो सबसे पहले भारत के जो गरीब और निचले दबे कुचले लोग हैं उनके अंदर जागृति लानी पड़ेगी। जो हमारे समाज के अंदर जो कुरीति विद्यमान है छुआछूत का, उनको मिटाना होगा और तब जाकर के हम भारत में आज़ादी ला सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रथम संबोधन में यह भी कहा कि आज़ादी केवल संपन्न लोगों से नहीं आ सकती, केवल संपन्न लोगों के आंदोलनों से आज़ादी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमें समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर के चलना होगा, तभी हम आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से आम जनता के सामने उनका पहला वक्तव्य, आम जनता से उन्हें बहुत सी सहानुभूति मिली। इसके बाद गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने राजनीतिक कैरियर का प्रारंभ जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ, वो रामचंद्र शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी के द्वारा जो है गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और चंपारण में जो उस समय वहाँ के किसानों मजदूरों की जो स्थिति थी, उन स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात गांधी जी वहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। और वहाँ जो परिस्थिति थी, किसानों से नील की जबरन खेती करवाई जाती थी, उन नील की खेती के विरुद्ध, नीलों के विरुद्ध, जो नीलों के द्वारा किसानों को
जबरदस्ती 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठे खेत में नील की खेती अनिवार्य थी, और वैसे खेत जो खेत उपजाऊ होते थे। तो इससे क्या होता था कि नील की खेती करने से किसान को कोई लाभ नहीं होता था और खेत की उर्वरा शक्ति जो थी वो घट जाती थी। तो किसान लाचार थे, बेबस थे, और गांधी जी के द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए थे जिनकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में चल रही थी। इसलिए बड़ी उम्मीद और आशा से रामचंद्र शुक्ल, जो चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता भी थे, उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित कर चंपारण बुलाए, और महात्मा गांधी ने उन किसानों की जो समस्या थी, उन किसानों की समस्या को देखते हुए उन्होंने अपने अमोघ अस्त्र सत्याग्रह का प्रयोग शुरू किया, और उसमें सफलता मिली। निहलों को जो है बाद में झुकना पड़ा। एक नई समिति बनी, एग्रोगियन समिति, और एग्रोगियन समिति के माध्यम से, एक कमेटी के माध्यम से जो है निहलों ने जबरदस्ती नील की खेती पर जो है रोक लगाई गई। किसान स्वतंत्र रूप से अब जो है अपने हिसाब से क्या कर सकते थे, खेती कर सकते थे, उसके ऊपर बाध्यता खत्म की गई। इसके बाद खेरा में विद्रोह हुआ, खेरा में आंदोलन हुआ। वहाँ भी क्या है, खेरा आंदोलन में भी गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रयोग किए। 1918 में वर्षा नहीं होने के कारण से खेरा में क्या हो गया था, तंबाकू और कपास की खेती होती थी, फसल अच्छी नहीं हुई। लेकिन ब्रिटिश सरकार को तो कर चाहिए, क्योंकि वह तो कर के रूप में ही भारतीय जनता का खून चूसना चाहते थे ना। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी खेरा के आंदोलन में भी आगे बढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और अपने अमोघ अस्त्र सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं, और उसमें भी इन्हें आमूलचूल सफलता मिलती है। सरकार जो है वहाँ के किसानों के ऊपर जो कर लगाए थे उस कर को घटाती है, और एक सामंजस्य से जो है किसान और सरकार के बीच बैठक करके समस्या को खत्म किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह और खेरा सत्याग्रह, और भी क्रांति में गांधी जी का योगदान रहा। लेकिन हम अब जो मूल रूप से जानने का प्रयास करेंगे, जो जन आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, उनकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन जो था किन परिस्थितियों में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो यहां पर असहयोग आंदोलन से पूर्व हम देखेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, वह प्रथम विश्व युद्ध का जो कालखंड था 1914 से 1918, वह कालक्रम जो था भारत के लिए भी बड़ा भयानक गुजरा, क्योंकि उस युद्ध में ब्रिटेन भी जो है मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में संलग्न थे, और मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में संलग्न होने के कारण इन्होंने भारतीय आम जनता को सिपाही के रूप में युद्ध करने के लिए बाध्य किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। वहाँ भारत में महंगाई बढ़ गई, भारत के लोगों के साथ जो है अंग्रेजी सरकार ने ऐसे ऐसे जुर्म किए जो बयां करना हृदय विदारक मालूम सा होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में बिना भारतीय राजनेताओं के इजाज़त के अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, भारत को युद्ध में घसीट लिया। देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का जो कालखंड था वह 1914 से 18 था। इस युद्ध का कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उस युद्ध का कारण था औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में, देशों में अपना क्या है वर्चस्व कायम करना, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका शोषण कर सके और क्या हो सके, धन संचित कर सके।
तो धन के कारण ही युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ था। एक तरफ क्या था, मित्र राष्ट्र था, और दूसरी तरफ जो है वो केंद्रीय शक्ति थी। तो मित्र राष्ट्र के तरफ से युद्ध करने वाले जो देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान, और केंद्रीय शक्ति की तरफ से इसमें हम देखते हैं जर्मनी जो लीड कर रहे थे, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की, इन दोनों के बीच युद्ध होता है और युद्ध में विजयी होते हैं मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र युद्ध में विजयी होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की संधियों के माध्यम से जो राष्ट्र पराजित हुआ था, केंद्रीय शक्ति, उनके ऊपर कई प्रकार की संधि के माध्यम से जो है वो अपने युद्ध के खर्च को निकालने का प्रयास करते हैं। आगे हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। पूर्व में भी मैंने कहा कि जो वर्ल्ड वॉर का दौर था वह उससे भारत अछूता नहीं रहा, उनका प्रभाव जो है भारत पर भी पड़ा, क्योंकि युद्ध में भारत के ऊपर शासन करने वाले जो देश थे ब्रिटेन, वह भी युद्ध में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, वह भी युद्ध कर रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। विश्व युद्ध की आर्थिक और राजनीतिक परिणाम से राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुए। अब जो विश्व युद्ध हुआ, उस विश्व युद्ध का जो परिणाम सामने आया, तो उनका जो आर्थिक परिणाम सामने आया, राजनीतिक परिणाम सामने आया, इससे राष्ट्रीय आंदोलन क्या हुआ, वह प्रभावित हुआ। यानी कहने का तात्पर्य है जो आर्थिक परिणाम था, जानते हैं कि कोई भी युद्ध जो है वह क्या होता है, विनाशकारी होता है, अरबों खरबों रुपए का नुकसान होता है, नुकसान हुआ, लाखों लोग मारे गए। इसके बाद राजनीतिक रूप से पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, जिनका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति बिना ही भारत को युद्ध में घसीट लिया था। फिर भी कांग्रेस उदारवादी भारतीय रजवाड़े इस उम्मीद से अंग्रेज सरकार के साथ समर्थन दिया, उसके साथ युद्ध में लड़े कि हमें क्या है, युद्ध के बाद स्वराज की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके साथ धोखा हुआ। अब हम देखते हैं कि युद्ध में युद्ध का जो परिणाम हुआ उसका भारत पर क्या असर पड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक परिणाम। आर्थिक रूप से भारत क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर युद्ध जो है यहाँ के लोगों की स्थिति बद से बदतर कर दी। जबरन भारतीय लोगों को युद्ध में सिपाही के रूप में विदेश भेजा गया लड़ने के लिए। इनकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई गांव स्तर से कि भाई आप हमारे बच्चे को, हमारे लोगों को जबरदस्ती क्या है, युद्ध की बेदी पे भेंट नहीं चढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार उनकी एक भी ना सुनी। सरकार ने युद्ध के नाम पर भारी कर्ज लिया और कर्ज को चुकाने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार के टैक्स लगाए गए, और ये टैक्स जो है कहीं न कहीं भारत की जनता की गले का हड्डी बनने का काम किया, फांस बन गया। 1916 में हम देखते हैं कि 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगा दिया, यानी कि अब कोई बाहर से कोई सामान भी आएगा तो उस पर क्या होगा, कर देना होगा, जिससे महंगाई बढ़ गई। खाद्यान्न की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या हो गया, गरीब जनता जो थी वह भूखमरी की स्थिति में पहुंच गए, उनका जीवन नारकीय हो गया। जो लोग पूंजीपति थे वो युद्ध में औजार हथियार और जो है वो बना करके और भी पैसे वाले होते गए, और जो गरीब लोग थे वो और दरिद्र होते गए, उनकी स्थिति दुर्भिक्ष हो गई और वो खाने को मुहताज हो गए। अब फिर हम देखते हैं कि 1918 और 19 में फसल नष्ट होने तथा फ्लू की महामारी से लाखों व्यक्ति मारे गए, और इसी समय एक बीमारी, एक महामारी का भी भारत में प्रवेश होता है, फ्लू नामक, और इससे बहुत से लोग मारे जाते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा जो है, पहला हमने देखा कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई भारत की, दूसरा क्रांतिकारी गतिविधि। इस प्रकार युद्ध में भारत को घसीटने के बाद जो भारत के क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने सोचा कि अभी इंग्लैंड की सरकार जो है वह युद्ध में व्यस्त है, और यही समय है जब हम इस सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं सशस्त्र क्रांति के माध्यम से। और ये विचार उनके मन में
क्रांतिकारियों के मन में आया और क्रांतिकारी ने इस पर अमल करना प्रारंभ किए। कई संगठन का निर्माण किया गया इसी बीच में, और सरकार जो है उस पर जब ध्यान देना शुरू की तब तक में ये लोग जो है कई तरह के संगठन के माध्यम से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम प्रारंभ कर दिए थे। ये देखिए, ये लाला हरदयाल महोदय हैं, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि ये वो व्यक्ति है जो भारत के साथ साथ विदेशों में भी जो भारतीय लोग रह रहे थे उनको एकजुट करने का प्रयास किया। अमेरिका, कनाडा और जापान जैसे स्थानों पर जो है कई तरह की जो है क्रांतिकारी संगठन था वो बनाया गया। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। ये एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, VVI है, ठीक है। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। आगे हम देखते हैं, और 1914 में लाला हरदयाल और उनके सहयोगियों द्वारा जर्मनी में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की गई। 1915 में काबुल में महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना हुई, यानी कि काबुल में अस्थायी सरकार का भी गठन कर लिया गया था, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी वह कहीं न कहीं युद्ध में व्यस्त थी। क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए सरकार ने दमनकारी कानून बनाए, और उस दमनकारी कानून में सबसे मुख्य कानून था रॉलेट एक्ट, रॉलेट कानून। अब हम जानेंगे रॉलेट एक्ट क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पूर्व हम ये देखेंगे कि संवैधानिक सुधारों की घोषणा जब क्रांतिकारियों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन के माध्यम से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम किया गया, सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम किया गया, तब जाकर के वो बहरी सरकार जो है कुछ संवैधानिक उपायों के माध्यम से आंदोलन को ठंडा करने का प्रयास किए। और इसमें हम देखते हैं कि सरकार ने बढ़ते विद्रोह की भावना को रोकने के लिए संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। अब यह घोषणा क्या थी? यह घोषणा थी अगस्त 1917 में भारत के जो सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू, उन्होंने भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा की कि भारत के लोगों, हम क्या करेंगे, आपके यहाँ उत्तरदायी, यानी उत्तरदायी का मतलब हुआ कि आपकी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार जिम्मेवार होगी। इस प्रकार से उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, लेकिन कैसे? क्रमिक रूप से। पहले किसी एक जगह पर करके देखेंगे कि उनका फीडबैक कैसा आता है, वो कैसा काम कर सकता है, कैसा काम करता है। लेकिन इस घोषणा के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना भी बोलते हैं, यह 1919 में आया था। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर लघु उत्तरीय में भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। इसके द्वारा भारतीय विधायी परिषदों, अब ये भारत शासन अधिनियम 1919 जो है, इनका जो मूल कार्य था वह उत्तरदायी शासन बहाल करना। उसके लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो लेजिस्लेशन था, विधायी जो व्यवस्था थी, उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाई गई। यानी कि जो प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर जो भी विधायी जो व्यवस्था थी, व्यवस्थापिका में क्या है कि सदस्यों की संख्या यानी मेंबरों की संख्या को बढ़ा दिया गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि। ये संवैधानिक सुधार जो है केवल एक फुसलाने का जरिया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का। आगे का जो पॉइंट है वो हम देखते हैं, राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि, यानी कि जो भारत पर 1914 से 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उस वर्ल्ड वार का जो प्रभाव था वो हम अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कि इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रवादी गतिविधि में वृद्धि हुई। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा मुसलमान के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग को मान लिया गया। यानी कि जो राष्ट्रवादी लोग थे
उन्होंने सोचा कि हम क्या है कि एक साथ होकर के ही हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, इनको धूल चटा सकते हैं। इसलिए हमें आपसी सौहार्द कायम करनी होगी। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार योजना आया था, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सांप्रदायिकता का बीज बोया था, वह बीज जो आज पौधा बन करके हम लोगों के सामने मुसीबत खड़ा कर रहा है, वह बीज था हिंदू और मुसलमान के बीच, हिंदू और मुसलमान के बीच निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से, यानी कि प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या है कि जितने मुसलमान की संख्या थी उससे ज़्यादा उन्हें सीट दिया गया। इनका विरोध भी हुआ, लेकिन बाद में क्या है कि राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वह इस चीज़ को स्वीकार करती है, मान लेती है। इससे क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम पार्टी का नेतृत्व करती है मुस्लिम लीग, और जो आईएनसी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो सभी दलों का नेतृत्व करती है, वो दोनों का सामंजस्य बढ़ा, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बढ़ने का काम किया। आगे हम देखते हैं कि लखनऊ समझौता में क्या होता है कि कांग्रेस के उदारवादी और राष्ट्रवादियों में भी मेल हो जाता है। यानी कि कांग्रेस भी क्या हो चुका था, दो भाग में बट गया था बंगाल विभाजन के बाद। जब बंगाल बंगभंग क्रांति हुई थी, इसके बाद 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। कांग्रेस दो हिस्सों में बट गए थे, गर्म दल और नरम दल। अब यहाँ आकर के गर्म दल और नरम दल दोनों क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, क्योंकि एक साथ हमें मुकाबला करना है। विश्व युद्ध के दौरान, इसी विश्व युद्ध के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने आयरलैंड से प्रभावित होकर के होम रूल लीग आंदोलन पूरे विश्व में चला रहे थे, ठीक है, उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिससे कि स्वराज की भावना बलवती हो। अब आते हैं, हम लोग देखेंगे अब कि वे मनुष्य जो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, उन शख्सियत के द्वारा असहयोग आंदोलन जो चलाया गया, तो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों आया असहयोग आंदोलन, किस परिस्थिति में गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन को चलाया गया। तो हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट 1917 का जो समय था, भारतीय क्रांतिकारियों का समय था। भारतीय राष्ट्रवादियों में एक नई चेतना जो है वो दौड़ रही थी। रूस में भी क्रांति का माहौल था, रूस में भी क्या था, रूस जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध से अपने आप को विड्रॉ करके लेनिन के नेतृत्व में क्या हो रहा था, वहाँ भी रूस में भी क्रांति चल रही थी। तो इस प्रकार की क्रांति को देखते हुए ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटिश शासक थे, वह आशंकित थे कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है हमारे लिए दुष्कर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने दमनकारी और कठोर कानून बनाए। उसके लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह समिति, सेडिटेशन कमेटी का गठन किया। इसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का उपाय सुझाना था, और उपाय सुझाने के रूप में समिति की अनुशंसा मार्च 1919 में क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम बना। इसके द्वारा संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। इसके लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया। ऐसे मुकदमों के विरुद्ध जो थी वो अपील करने की व्यवस्था नहीं थी। भारतीयों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया और इसे काला कानून का संज्ञा दिया गया। इसे कौन सा कानून का संज्ञा दिया गया? रॉलेट एक्ट को काला कानून। और इस कानून के वास्तविक स्वरूप को दिखाने के लिए एक नारा दिया गया कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। मतलब कि ये ऐसा कानून है जिसमें क्या है, आप अपने आप को बचाने के लिए ना तो वकील रख सकते हैं, ना अपना पक्ष रख सकते हैं, ना ही उस पक्ष के बिहाफ में जो जजमेंट आएगा उसके ऊपर आप किसी तरह का अपील कर सकते हैं।
तो कानून के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरुल हक ने जैसे महान क्रांतिकारी नेताओं ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से त्यागपत्र दे दिए। इस कानून से गांधी जी भी आहत हुए। उन्होंने अनुचित और अन्यायपूर्ण इस कानून को बताया और नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करने वाला कानून बताया। गांधी जी राजभक्त से राजद्रोही हो गए। उन्होंने जनता से शांतिपूर्ण तरीके से इस कानून का विरोध करने की अपील की, सत्याग्रह चलाने का अपील किया। गांधी जी के सुझाव पर 6 अप्रैल को दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, अहमदाबाद जैसे अन्य स्थानों पर क्या हुआ, प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की गई। प्रत्युत्तर में सरकार ने इसका भी दमन किया। दिल्ली में पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोली चलाई, अनेक लोग मारे गए। पंजाब सबसे अशांत था। 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन अमृतसर में बड़ा प्रदर्शन होता है और बड़ा प्रदर्शन का अध्यक्षता करने वाले यही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे। सरकार ने इन दोनों को क्या किया, अमृतसर से निर्वासित कर दिया कि भाई इनको देश निकाला कर दो। इसके विरोध में 10 अप्रैल को नगर में हड़ताल की गई जनता के द्वारा। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा इसे इन क्रांतिकारी की अध्यक्षता करने वाले राजनेताओं को निर्वासन का आदेश दे दिया गया था, जिनमें अनेक लोग पुनः मारे गए और जख्मी हुए। क्रोधित भीड़ ने गुस्से में आकर के हिंसक रूप ले लिया और बैंक, सरकारी जो संस्थान थे, बैंक, डाकखाना, रेलवे, वहां पर तोड़फोड़, आगजनी किए। ठीक है। घटना की जानकारी जब महात्मा गांधी को मिली तो महात्मा गांधी अमृतसर के लिए रवाना हुए, लेकिन उसे रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पंजाब जाने से रोक दिया गया। इस बात को लेकर के लोगों में और भी गुस्सा था। सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए पूरे पंजाब में 11 अप्रैल को सैनिक शासन लागू कर दिया और सर माइकल जनरल ओडायर को पंजाब का उप गवर्नर बहाल किया और उसने सभा, प्रदर्शन एवं जुलूस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। पूरा पंजाब अशांत हो गया। अब देखते हैं, एक नई पृष्ठभूमि है यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फौजी शासन लागू कर जनरल डायर ने पंजाब में आतंक का राज स्थापित कर दिया था। जनता इससे हताश नहीं हुई, सरकार का विरोध जारी रखा। 13 अप्रैल 1919 को वार्षिक बैसाखी मेले के अवसर पर जलियांवाला बाग में एक विराट जनसभा का आयोजन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में सरकार के नीति के खिलाफ योजना पर चर्चा हो रही थी। जलियांवाला बाग एक बाग ना होकर के क्या था, एक खुला मैदान था जिनके चारों ओर भवन बने हुए थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे और एक सकड़ी रास्ता थी, एक सकड़ा यानी प्रवेश द्वार था जिस होकर के लोग उस बाग में जाते थे। अमृतसर से बाहर होने के कारण मैदान में एकत्रित लोगों को यह पता नहीं था कि जनरल ओडायर के द्वारा जो है जुलूस या प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है, सैनिक शासन लागू कर दिया गया है। यह समय और यह बात जो है, जब जनरल ओडायर को पता चला कि जलियांवाला बाग में सभाएं हो रही हैं, तो उन्होंने अपने सैनिकों के साथ, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ वहां पर शाम के समय में पहुंचते हैं और जो यानी प्रवेश द्वार होता है वहां पर सैनिक खड़े करके बिना किसी सूचना के अंधाधुंध गोलियां चलाना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि 10 मिनट के अंदर उन्होंने 1600 चक्र गोलियां चलाई, जिससे हजारों लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हो गए। लेकिन उनकी नैतिकता यह तक नहीं कहा कि उन जख्मी लोगों का इलाज करवाया जाए, वे सबको उसी स्थिति में छोड़ दिए और किन्हीं को किसी तरह की चिकित्सा सहायता प्रदान करने का काम नहीं किया। बाद में उसने कहा कि लोगों में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के लिए यह एक नैतिक कार्य था। यानी कि अपने आप को दिखा रहे थे कि मैं लोगों के अंदर खौफ पैदा करना चाहता था इस काम को करके। बाद में इसकी आलोचना हुई। ये जघन्य अपराध था, जनरल ओडायर के द्वारा किया गया ये जघन्य अपराध था। इनकी निंदा अमृतसर के अलावे भारत के कोने कोने में हुई। गुजरांवाला पंजाब में
बम विस्फोट भी किया गया, घटना की प्रतिक्रिया हुई। जलियांवाला बाग पर महात्मा गांधी की दूसरी प्रतिक्रिया हुई, वह अहिंसक सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह चलाना चाहते थे वह उनको वापस ले लिए और 18 अप्रैल 1919 में उन्होंने अपना सत्याग्रह वापस लिया और 1920 में केसरे हिंद की उपाधि जो उसे सामाजिक कार्य करने के रूप में 1915 में ब्रिटिश हुकूमत के माध्यम से केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई थी, जिसका मतलब होता है भारत का सम्राट, भारत का राजा, केसरे हिंद। ठीक है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस घटना से बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने अपने सर नाइट का खिताब वापस लौटाने की घोषणा की। आगे हम देखते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायसराय कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि जो भी राजनेता थे उस समय, जो भी क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने सरकार के साथ असहयोग करना प्रारंभ कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जांच समिति गठित की गई और समिति ने डायर को दोषी साबित कर उसे दंडित करने की मांग की। इस पर सरकार ने क्या किया? इस पर सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक समिति यानी कि हंटर समिति, ये तो कांग्रेस के द्वारा जो जांच समिति बैठाई गई थी, लेकिन सरकार के द्वारा हंटर समिति नियुक्त की गई और इस समिति ने भी डायर के कार्यों की निंदा की। लेकिन कुछ अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजी लोग उन्हें पुरस्कृत किया और इससे भारतीयों का रोष और बढ़ा कि इस तरह के कार्य को करके वो अपने आप को हीरो समझने का काम कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं, ये है जलियांवाला बाग में बनाया हुआ स्मृति स्मारक, एक चिन्ह, जो चिन्ह यह साबित करता है कि ये घटना हुई थी और घटना में बहुत से निर्दोष लोग मारे गए थे। उन्हीं की याद में यह स्मृति स्मारक बनाया गया है जलियांवाला बाग में। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन, यानी कि अभी हम लोगों ने देखा कि रॉलेट एक्ट कानून आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई और खिलाफत आंदोलन भी एक कारण था असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने में। तो गांधी जी इससे भी बड़ा जन आधार आंदोलन चलाना चाहते थे, यानी कि गांधी जी द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन चलाने की योजना चल रही थी उसके दिमाग में। इसके लिए वह हिंदू और मुसलमान एकता आवश्यक मानते थे। इसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। गांधी जी इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं, जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है स्थापित होती है और सशक्त राज विरोधी आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया जाता है। तो होता क्या है एक्चुअली कि ये खिलाफत आंदोलन किस स्थिति में उत्पन्न हुई और किस स्थिति में जो है प्रारंभ किया गया, तो देखते हैं कि तुर्की का खलीफा जो ओटोमन साम्राज्य का सुल्तान भी था और संपूर्ण इस्लामी जगत का धर्मगुरु था। पैगंबर के बाद अधिक जो है प्रतिष्ठा उसी की थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ तुर्की भी पराजित हुआ। पराजित तुर्की पर विजयी मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि थोप दी थी। ओटोमन साम्राज्य को खंडित कर दिया गया। इस्लाम की जो पवित्र भूमि है अरब, उनको क्या किया गया? उस पर ब्रिटेन और फ्रांस ने मैंडेट रूप से अधिकार स्थापित कर लिया। अब खिलाफत आंदोलन आरंभ की हम बात करते हैं, तो ये दोनों अली बंधु जो है 1919 में अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली ने मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया। आंदोलन चलाने के लिए जगह जगह पर क्या है खिलाफत कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से जनमत को यह बताने का प्रयास किया गया कि तुर्की में जो खलीफा के पद को लेकर के बात चल रही है, तुर्की के साथ जो अन्याय किया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्रिटिश सरकार की उपेक्षा करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसका विरोध करेंगे। आगे हम देखते हैं कि इसका समर्थन मौलाना अबुल कलाम एवं अन्य राष्ट्रवादी मुसलमानों ने आंदोलन को समर्थन दिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की संयुक्त बैठक में डॉक्टर M.A. अंसारी और हकीम अजमल खान ने मांग रखी कि अरब प्रदेश जो है खलीफा को लौटा दिया जाए। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। ये डेट याद रखने का है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। ठीक है। 1919 में हुए दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? महात्मा गांधी। और उन्हीं के नेतृत्व में है खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया गया। अब क्या है कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ साथ
चल रहे थे। जनवरी 1920 में हिंदू मुसलमान की एकता का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिलने और अपनी मांग को रखने उसके सामने अपनी मांग को रखा, उसके पास गए। लेकिन प्रतिनिधिमंडल की जो मुख्य मांग थी वो क्या थी कि इस्लाम की रक्षा के लिए खलीफा को पर्याप्त अधिकार दिया जाए, अरब प्रदेश को खलीफा के अधीन किया जाए, खलीफा को मुसलमान के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? निराशाजनक हुआ। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में सरकार से असहयोग करने का निर्णय लिया। इसके अनुसार सरकारी उपाधियां और सम्मानों यानी कि असहयोग की भावना वहां से जो है वह स्टार्ट हो जाती है, प्रबल हो जाती है, बहिष्कार की नीति अपनाई जाती है। जुलाई 1920 में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया और खिलाफत और असहयोग आंदोलन साथ साथ चले, परंतु अधिक प्रभावशाली जो है वह असहयोग आंदोलन ही रहा, क्योंकि 1924 में तुर्की में जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा सत्ता में आए तो उन्होंने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया, जिससे खिलाफत आंदोलन जो है स्वतः खत्म हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा क्या कि जो असहयोग आंदोलन है उनकी पृष्ठभूमि यानी असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए जो वातावरण तैयार हुआ, जिससे असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एवं भारत छोड़ो आंदोलन पर। बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय।